जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए हमारे एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन चल रहे हैं। उसमें हमने जनरल साइंस ऑलमोस्ट कवर कर दिया, एक आधा टॉपिक रहता है वो आने वाले लेक्चर में कवर करवा दूंगा। आज हम मैथ्स को स्टार्ट करेंगे। मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, देखो पहले मैं आपको ना कंसेप्ट बताऊंगा, जिस कंसेप्ट के बेसिस पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उसको ध्यान से सुनना, उसके बाद एमसीक्यूज तो इजीली निकल ही जाएंगे। तो देखो ये जो मेरा सेशन लाने का यहाँ पर ये मकसद होता है कि सिर्फ एमसीक्यूज नहीं करवाए जाएं, इसमें हम पूरे टॉपिक को ही एक ही सेशन में कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं ताकि होलिस्टिक वे में वो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या है, आपकी एक इक्वेशन होगी, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन होगा जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज होती है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई ए बी कुछ भी हो सकता है। और लीनियर इक्वेशन मतलब उसकी हाईएस्ट पावर जो है वन है, मतलब उसकी डिग्री वन होगी, डिग्री मतलब पावर वन होगी। फॉर एग्जांपल देखो मैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की एक जनरल फॉर्म लिखता हूँ, वो समझाता हूँ। इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स, तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, इसका मतलब ये टू वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब है इसकी पावर कितनी है, एक्स की पावर कितनी है, यहाँ पर वन है, कुछ नहीं दिया हो तो वन, वाई की पावर कितनी है वन, इसका मतलब ये लीनियर भी है और यहाँ पर दो वेरिएबल भी हैं। और ये जो ए बी क्या होते हैं, ये होते हैं कोफिशिएंट्स। क्या होते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसके, वेरिएबल्स के। ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, बी किसका कोफिशिएंट है, वाई का, और सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये एक जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आपको एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछेगा, वो एग्जाम में पूछेगा कि आपकी कोई एक लीनियर इक्वेशन है, हमें बताओ कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यहां से एक कंसेप्ट निकलता है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि कोई एक इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इसका मतलब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है, उसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। और अगर वो इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब है कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमें कैसे पता चलेगा किसी का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या किसी का सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता, उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो रूल्स मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आई होप आपको समझ आ गया। जिस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो कंसिस्टेंट होते हैं और जिसका नहीं करता वो इनकंसिस्टेंट होती है। अब यहाँ पर दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैं, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। अब ये जो दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैं, इनका यूनिक सोल्यूशन कब होगा, यूनिक सोल्यूशन तब होता है जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। मतलब जो x का कोफिशिएंट इसका क्या है a1, उसको हम डिवाइड करें यहाँ पर x के कोफिशिएंट के साथ a2 के साथ, मतलब जो a1 बाई a2 होगा अगर वो b1 बाई b2 के बराबर नहीं आ रहा है, b1 और b2 क्या है, y के कोफिशिएंट, अगर इनके बराबर नहीं आ रहा है तो इसकी कौन सी सोल्यूशन होगी, यूनिक सोल्यूशन। क्या होगी, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, अगर ये तीनों बराबर हो जाए, मतलब a1 बाई a2 x के कोफिशिएंट की रेशो इज इक्वल टू y के कोफिशिएंट की रेशो इज इक्वल टू कांस्टेंट की रेशो, अगर ये तीनों इक्वल हो जाए तो इसमें कितनी सोल्यूशन होंगी, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मतलब बहुत सारी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगी, हम उनको काउंट नहीं कर सकते इनफाइनाइटली। और अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है बट वो c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, तो ये कौन सा केस होगा, ये केस होगा नो सोल्यूशन का, यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो ये जो पहले दोनों केस है ना, चाहे वो यूनिक सोल्यूशन हो चाहे वो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो, ये दोनों केसेस होते हैं कंसिस्टेंट के। ये कंसिस्टेंट के मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रही है ना इन दोनों केसेस में, यूनिकली एग्जिस्ट कर रही है या इनफाइनाइट, मतलब एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रही है। यूनिक सोल्यूशन होने का मतलब है एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रही है। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मतलब बहुत सी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रही है बट एग्जिस्ट तो कर रही है सोल्यूशन, इसका मतलब ये दोनों केस किसके हैं, कंसिस्टेंट के। और जिसमें कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये कौन सा केस होता है, इनकंसिस्टेंट का। अगर आपको एग्जाम में पूछा है कि इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है तो आपने ये रूल अप्लाई करना है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और अगर बोल रहा है यूनिक सोल्यूशन तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर आपके पास दो इक्वेशन दी गई, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर वहां उसके कोफिशिएंट की अगर रेशियो ले रहे हैं a1 बाई a2, अगर वो नॉट इक्वल्स आ रहा है b1 बाई b2 के, तो आप समझ जाना वो कौन सी सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। अगर वो इक्वल आ रहे हैं a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, तो समझ जाना वो कौन सी सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। अब हम इसको ग्राफिकली समझेंगे। देखो अभी हमने एक चीज देखा कि यूनिक सोल्यूशन का हमने रूल पढ़ लिया। यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में क्या होता है, नो सोल्यूशन में क्या होता है। बट
अगर ग्राफिकली ये बताना हो कि कोई यूनिक सोल्यूशन है, कोई इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, तो कैसे बताएंगे? अगर सपोज करो देखो किसी भी सोल्यूशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसे होता है? एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ग्राफ में दो स्ट्रेट लाइन है, मतलब दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के ग्राफ हैं, अगर वो इंटरसेक्ट करें किसी एक पॉइंट में, अगर वो किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इसका मतलब उसकी कौन सी सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में ये ग्राफ दे दिया गया, अब आपको पूछ ले कि ये जो ग्राफ है, ये जो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ए है, एक इक्वेशन बी है, इसका जो ग्राफ आपको दिया हुआ है, इस ग्राफ को देके ये बताओ कि ये यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन। तो आपने क्या बोलना है? ये यूनिक सोल्यूशन है, क्योंकि आपके सामने दोनों लाइनें क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। बट अगर आपके ग्राफ में लाइंस को इंसिडेंट है, को इंसिडेंट होने का मतलब है एक ही लाइन है, उसी के ऊपर बाकी लाइन है, मतलब ओवरलैप कर रही है लाइंस, ये सारी लाइनें ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे में। तो जब भी ओवरलैपिंग वाला या को इंसिडेंट का केस होता है लाइंस का, तो उनकी कौन सी सोल्यूशन होती है? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और अगर दो सोल्यूशन, अगर सपोज करो दो कोई लाइंस हैं, वो आपस में पैरेलल हैं, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, पैरेलल हैं, तो वो कौन सा केस होता है? नो सोल्यूशन का। तो ग्राफिकली भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन होने के लिए इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट में, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होने के लिए ओवरलैप कर रही होंगी लाइंस, और नो सोल्यूशन होने के लिए लाइंस पैरेलल है। तो यही दो कंसेप्ट हैं जो आपने सीखने थे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन की हेल्प से इन कंसेप्ट को और अच्छे वे में क्लियर करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, इनमें से कौन सी वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पे द गिवन इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। तो बोल रहा है इक्वेशन का नो सोल्यूशन है, हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। इक्वेशन क्या है? एक इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, kx प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब उसने बोला हुआ इक्वेशन नो सोल्यूशन है, पहले खुद ट्राई करो क्वेश्चन को, देन आप सोल्यूशन देखो। देखो उन्होंने बोला हुआ है कि नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन के लिए हमने ऑलरेडी पता है कि अगर नो सोल्यूशन होता है तो क्या होता है? a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये हमने पढ़ा हुआ है नो सोल्यूशन का केस। देखो नो सोल्यूशन के केस से हमें ये तो समझ आ गया a1 बाई a2 किसके बराबर होगा? b1 बाई b2। a1 क्या है? a1 होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट है 3। a2 क्या होता है? दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट k इज इक्वल्स टू b1 क्या होता है? y का कोफिशिएंट, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है? -4, और b2 क्या हो जाएगा? 3। यही तो है a1 बाई a2। ये मैं कहाँ से ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ? मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है नो सोल्यूशन का क्या फॉर्मूला है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का क्या फॉर्मूला है। तो नो सोल्यूशन का फॉर्मूला हमने यहाँ से उठाया, तो a1 बाई a2 को b1 बाई b2 के बराबर ले लिया। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9, k यहाँ पर चल जाएगा -4k। ठीक है, हमें k चाहिए तो k यहीं पर रहेगा, तो 9 यहाँ पर और -4 नीचे चल जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? -9/4। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -9/4। तो इसका आंसर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ यहाँ पर 3 रूल से याद रखने। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में कोफिशिएंट किस तरह से बराबर हैं, नो सोल्यूशन में किस तरह से, और यूनिक सोल्यूशन में किस तरह से। ग्राफिकली भी मैंने आपको बता दिया, कंसिस्टेंट कौन से होते हैं, इनकंसिस्टेंट कौन से होते हैं, मैंने ये भी बता दिया। तो इससे बाहर क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर वापस वैल्यू ऑफ के पूछ है, विल द इक्वेशंस हैव कोइंसिडेंट लाइन। इक्वेशन की कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कोइंसिडेंट लाइंस होने का मतलब क्या है? कोइंसिडेंट लाइन होने का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर सारी लाइनें लाई कर रही हैं। तो जब भी कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो ओवरलैपिंग हो रही होती है। ओवरलैपिंग कौन सा केस होता है? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का। इसका मतलब आपको यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस का रूल जो है अप्लाई करना है। देखो एग्जामिनर यहीं पर कंफ्यूज करता है। अब वहां पर इसने यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन नहीं दिया, इसने कोइंसिडेंट लाइन दिया। मैंने ग्राफिकली आपको बताया हुआ कोइंसिडेंट लाइन कौन सा केस होता है? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। अब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की हेल्प से आप k की वैल्यू फाइंड करें। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का रूल आपको ऑलरेडी पता है, वो क्या होता है? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो a1 क्या है यहाँ पर? x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है। b1 क्या है? मतलब y का कोफिशिएंट 2 है, दूसरे में y का कोफिशिएंट k है, और c1 क्या है? 7 और 14। इसको सॉल्व करो, किन्हीं भी दो इक्वेशन को ले लो, इन दो को उठा लो, k यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k आ जाएगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4। तो सिंपल है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो सिंपल है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का रूल लगाया तो हमारा आंसर जो है निकल गया। बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, ये तीनों में इक्वल टू है तो कोई भी दो इक्वेशन उठा के, ये दो उठा के सॉल्व करो या ये दो उठा के सॉल्व करो। मैं ये दो उठा के भी बता देता हूँ। ये क्या था? 2/k इज इक्वल 7/14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, k यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, k 1 जा k और 2 2 जा 4, तो k की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ रही है? 4 आ रही है। किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं, बट आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए।
मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है इफ 2 रेज टू पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू रूट 8 देन, ठीक है, यहाँ पर x और y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। दिया गया हुआ है 2 रेज टू पावर x प्लस वाई, 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू रूट 8। देखो पहले यहाँ पर ना मैं एक चीज़ करता हूँ, इसको तो ऐसे ही रखता हूँ 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस वाई। इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो जो डिनोमिनेटर है ना उसको इक्वल करने की कोशिश करो, डिनोमिनेटर सॉरी जो बेस वैल्यू है। तो यहाँ पर भी बेस में 2 है, बेस में 2 है, बट यहाँ पर 2 नहीं है, तो मैं इसको 2 की फॉर्म में लिखूंगा। पहली बात, ये रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है, रूट का मतलब 1/2 होता है। 2 को कैसे आप लिख सकते हो, 8 को लिखो, 8 क्या होता है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ठीक है, इसकी पावर क्या आ जाएगा 1/2, तो 2 की पावर ये कितना हो जाएगा 3, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 की पावर 3 की पावर 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 3/2। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 2 है, तो मैंने इसको भी बेस 2 की फॉर्म में लिख दिया। क्यों, जब बेस सेम होती है पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा पावर इक्वेट कर लो, x प्लस वाई की वैल्यू भी 3/2 हो जाएगी और x माइनस वाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी 3/2 हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे मैंने करा, मैंने 2 की पावर यहाँ पर x प्लस वाई था, 2 की पावर x माइनस वाई था, यहाँ पर रूट 8 था, रूट 8 को मैंने 2 की फॉर्म में लिखा। कैसे लिखा, रूट का मतलब होता है 1/2, तो 8 की पावर 1/2 हो जाएगा। 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ पर जब आपकी बेस सेम होते हैं तो पावर्स को आप इक्वेट कर सकते हैं। इसका मतलब x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा x माइनस वाई के, और वो किसके बराबर हो जाएगा 3/2, तो मतलब x प्लस वाई भी 3/2 के बराबर है, x माइनस वाई भी 3/2। अब इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करना जो आप सबको आता है, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर लेता हूँ, प्लस हो जाएंगे, ठीक है, प्लस होगा तो ये प्लस वाला y और माइनस वाला y कैंसिल, तो 2x आपका किसके बराबर आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2, तो 3/2 प्लस 3/2 कितना होता है, बेस कॉमन 2, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 2 3 से कितना हो गया 6, मतलब आपका 2x किसके बराबर आ गया 3 के बराबर, तो x निकालना है, x कितने बराबर आ गया 3/2। अब देखो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है जिसमें x 3/2 दिया ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2, और x की वैल्यू जब 3/2 यहाँ पर पुट करोगे, पहले किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2 है ना, तो x की जगह 3/2 डालो, प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 माइनस 3/2, ये कितनी हो जाएगी 0, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, दूसरा तो देखना ही नहीं था, ये मैंने ऐसे ही निकाल के बता दिया। सिंपली आपने x की वैल्यू जब 3/2 निकाली थी तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें x 3/2 आ रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये इस क्वेश्चन की हेल्प से ये समझाना था कि जब भी बेस को पहले सेम करो, पावर्स आपस में इक्वेट हो जाती हैं, तो फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन है, एक है ax प्लस 2y इज इक्वल टू 7, दूसरी है 3x प्लस by इज इक्वल टू 16, ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, देन AB इज इक्वल टू। अब बताओ पैरेलल लाइन वाला कौन सा केस था, पैरेलल लाइंस पैरेलल कब होती हैं, लाइन पैरेलल तब होती हैं जब हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, पैरेलल लाइन नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन का देखो ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया पैरेलल लाइंस में क्या होता है, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये देखो लाइंस पैरेलल होंगी तो नो सोल्यूशन होगा, और नो सोल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। अब इसको इस रूल को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यही जो पढ़ा हुआ है वही क्वेश्चन की फॉर्म में आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो हमें ये बताना था कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन है ना, हाँ ये वाला पैरेलल लाइंस ए बी इज इक्वल टू। तो अब ये दोनों इक्वेशन जो है ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करिए, तो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करिए तो नो सोल्यूशन है, उसमें क्या होता है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, ठीक है, यही होता है। a1 कितना है a, a2 कितना है 3, ठीक है, b1 कितना है 2, b1 क्या होता है y का कोएफिशिएंट 2, और b2 कितना है हमारे पास b, इसको मल्टीप्लाई करो तो a b हो जाएगा और 3 2 6, तो यही तो पूछा था ab की वैल्यू, तो ab की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार कंसेप्ट को समझना इज इंपॉर्टेंट। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशन है यहाँ पर ax प्लस 3y इज इक्वल टू 1 एंड माइनस है ये माइनस 12x प्लस ay इज इक्वल टू 2 हैज डैश सोल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए। हमें बताना है कि इसमें इस दोनों इक्वेशन की कौन सी सोल्यूशन होगी, यूनिक सोल्यूशन होगी, नो सोल्यूशन होगी, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगी, तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो सिंपली कर लो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 करके चेक कर लो, ठीक है, क्या आता है। देखो a1 कितना है यहाँ पर, a1 आपका a है, a2 किसके बराबर है 3 के बराबर, ठीक है। अगर हम b1 की बात करें तो b1 आपका 3 है और b2 कितना है -12, ठीक है। देखो कभी भी हाँ b2 किसके, सॉरी b2 यहाँ पर a है, b2 यहाँ पर a है,
कहाँ पर गलती हुई है, हमसे कहीं से मिस्टेक हो गया, वापस लिख लेते हैं एक बार इसको। देखो A1 कितना है, A1 A है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई A2 कितना है -12, ठीक है। A2 इसका कोफिशिएंट होता है x का, तो -12 है। अगर हम बात करें B1 कितना है 3 और B2 कितना है A। अब देखो ये दो इक्वेशन कभी क्या ये इक्वल हो सकते हैं, A1/A2 मतलब A बाई -12 और 3/A कभी इक्वल हो सकते हैं? कभी इक्वल नहीं हो सकते। ये दोनों क्यों कभी इक्वल नहीं हो सकते? देखो एक माइनस की टर्म है और एक पॉजिटिव टर्म है। मान लेते हैं A की अगर हम कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं कि ये दोनों इक्वल आ भी जाएं, बट एक माइनस आएगा एक पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी माइनस आपको दिया हुआ है, तो ये दोनों कभी इक्वेशन इक्वल हो ही नहीं सकती। इसका मतलब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं हो सकता। तो वो कौन सा केस होता है जिसमें A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2? तो ये कौन सा केस है? यूनिक सोल्यूशन वाला। तो यूनिक सोल्यूशन के केस में A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब इस जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, कैसे आपको पता चला? आपने सिंपली A1/A2 लेके देखा और B1/B2 लेके देखा। इसी तरह आप C1/C2 लेके भी देख सकते हो, बट यहीं से पता चल जाएगा। A1/A2 में माइनस की फॉर्म में आ रहा है, ये प्लस की फॉर्म में आ रहा है। एक माइनस वाली टर्म एक प्लस वाली टर्म के इक्वल कभी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इसका जो है वो सोल्यूशन कौन सा होगा? यूनिक सोल्यूशन ही होगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, अब कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। देखो 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट 320। ठीक है, 37 पेन्स हैं हमारे पास। लेट मान लेते हैं पेन x है, कॉस्ट ऑफ पेन x मान लेते हैं और कॉस्ट ऑफ पेंसिल y मान लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपने करे हुए अपनी छोटी क्लासेस में भी। अब कह रहा है कि 37 पेन्स हैं, तो 37 पेन्स और 53 पेंसिल्स की मिलके कॉस्ट कितनी है? 320। तो पेन हमने x माने हुए, इसका मतलब 37 पेन्स 37 इंटू एक्स प्लस 53 इंटू वाई, ये किसके बराबर दिया हुआ है? 320। इनकी कॉस्ट कितनी है? 320। इसी तरह बोल रहा है 53 पेन्स मतलब 53 इंटू एक्स, क्योंकि एक पेन की कॉस्ट हमने x मानी हुई है, प्लस 37 पेंसिल्स हैं, तो 37 इंटू वाई, एक पेंसिल की कॉस्ट y मानी हुई है, वो किसके बराबर दिया है? 400। हमें पूछा है एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है। ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई। इन इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करो, जिस मर्जी तरह से सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। पूछा है कॉस्ट ऑफ पेन और पेंसिल की कितनी होगी, मतलब देखो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी, इन दोनों को ऐड करोगे, वही हमें बताना है आंसर अपना। तो ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। देखो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। बोला गया था 37 पेन्स और 53 पेंसिल की टुगेदर कॉस्ट कितनी है? 320। तो मान लेते हैं पेन की कॉस्ट x है, पेंसिल की y है, तो 37x प्लस 53y 320। इस तरह 53x प्लस 37y 400। इसको सॉल्व करोगे x और y की वैल्यू निकलेगी। इसका आंसर जो है वो 8 है, बट आपने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करके मुझे x और y की वैल्यू बतानी है कि पेन और पेंसिल की वैल्यू कितनी कितनी है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से मुझे आपको कुछ चीज़ें सिखानी है कि हर बार इक्वेशन को सॉल्व करना जरूरी नहीं होता। ऑप्शन की हेल्प से हम इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम इतना नहीं होता, तो मैं ऑप्शन की हेल्प से आपको बताऊंगा। कहता है इन अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10 डिजिट। यूनिट डिजिट वाला जो है वो 10 डिजिट से ट्वाइस है। मान लेते हैं हमारा यूनिट डिजिट है x, ध्यान से सुनना, मान लेते हैं यूनिट डिजिट हमारा क्या है? x, और टेंस डिजिट क्या है? y। ठीक है, टेंस डिजिट क्या है? y। तो आपका नंबर क्या होगा? टेंस डिजिट y है, यूनिट डिजिट x है, तो नंबर yx ही होगा ना। 2 डिजिट नंबर है, इसका मतलब इसके 10 डिजिट y है, 10 डिजिट पे y है। ये होता है ना वंस प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y है, यही बोला हुआ है। अब यहाँ पर ये कहता है कि जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट के ट्वाइस है। यूनिट डिजिट क्या है हमारा? x, और वो 10 डिजिट क्या है? y, उसके ट्वाइस है। इसका मतलब x किसके बराबर है? 2y के बराबर। ये इक्वेशन एक हमें दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, इस नंबर में अगर हम 27 को ऐड करते हैं, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, डिजिट अपनी जगह इंटरचेंज कर लेंगे, मतलब y की जगह x आ जाएगा और x की जगह y आ जाएगा। x अब टेंस प्लेस में चल जाएगा और y वंस प्लेस में आ जाएगा। व्हाट इज द नंबर? हमें उस नंबर के बारे में बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना इस तरह से, एक तो तरीका ये होगा जैसे हम स्टेटमेंट वाइज अभी करें वैसे करें, एक होगा डायरेक्ट ऑप्शन के हेल्प से, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो सबसे पहले हम सिंपली सॉल्व करके देखते हैं। देखो yx आपके पास नंबर है और यहाँ से आपने उसने ये बोला है कि जो यूनिट डिजिट वाला नंबर है, मतलब जो x है वो y के ट्वाइस है, टेंस प्लेस वाले के ट्वाइस है। तो यहाँ पर तो हमें क्लियर हो गया। सेकंड चीज़ यहाँ से आपने ये सीखनी है कि आप इस नंबर को कैसे लिख सकते हो, yx को कैसे लिख सकते हो। yx को हम लिख सकते हैं, टेंस प्लेस है तो 10 इंटू वाई, प्लस 1 प्लेस है तो 1 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको।
अब देखो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या क्या कह रहा है, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर इस नंबर में हम 27 को ऐड करते हैं तो मतलब 10y, ये किसको लिख रहा हूँ मैं, yx को ही लिख रहा हूँ। yx को ऐसे लिख सकते हैं हम 10y + 1x, क्यों, क्योंकि 10th प्लेस में y है और 1th प्लेस में x है। तो 10y और 1x में अगर मैं 27 को ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब जहां पर y था वहां पर x आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10x + y। ठीक है, बन गया आपकी इक्वेशन। आपने इक्वेशन बनानी है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही आपका आंसर है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपको ये इक्वेशन तो आपके पास आ गई, बट इसके में दो हैं, x भी है y भी है, तो यहाँ पर जो x = 2y था इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर आपका x है वहाँ पर आप 2y डालोगे, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x की जगह क्या आ जाएगा 2y प्लस 27 = 10 इंटू x की जगह क्या आ जाएगा 2y प्लस y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20y, 20y प्लस y, ये कितना हो जाएगा 21y। तो 21y किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम इस तरफ देखें तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 10 + 2 12y, 12y प्लस 27 = 21y। ठीक है, तो 27 को लेफ्ट साइड में ही रहने दो, ये 12y उस तरफ चल जाएगा, तो 21y माइनस 12y, तो ये कितना बचेगा 12 12 प्लस 9 होता है 21, 9y = 27, तो y की वैल्यू आ जाएगी 27/9। तो 9 3 क्या होता है 27, मतलब y आपका आ गया 3। y क्या था 10th प्लेस, तो 10th प्लेस पे क्या आ जाएगा 3, तो 10th प्लेस पे 3 कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन बी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 36। ठीक है, अब क्या आपको एग्जाम में इतना मुश्किल करना है, ऐसे नहीं करना है। ये तो मैंने आपको सिंपल मेथड बताया कि किस तरह से हम इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करें, बट इन क्वेश्चंस को एग्जाम में इक्वेशन बना के आप सॉल्व नहीं करोगे। तो सर इक्वेशन बना के नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, वही देखो, सीधा आंसर देखना है। देखो 2 डिजिट नंबर है और बोला गया कि यूनिट डिजिट वाला ट्वाइस है 10 डिजिट के, ये सारे 2 डिजिट नंबर हैं। यूनिट डिजिट वाला ट्वाइस है 10 डिजिट के। देखो यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है 3, ये 10 डिजिट वाला क्या है 6, क्या ये इसका डबल है, नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसी तरह ये देखो यूनिट डिजिट वाला 10 डिजिट के ट्वाइस है, मतलब बोल रहा है कि 4 जो है वो 8 का डबल है, क्या 4 8 का डबल है, तो नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट क्या है 6, वो 3 का डबल है, तो हो सकता है। यहाँ पर क्या है 8, यूनिट डिजिट 8 है, वो 4 का डबल है, तो हो सकता है। मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। पहले तो 2 एलिमिनेट कर दिए, अब इन दो में देखो। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज। अगर हम नंबर में 27 ऐड करते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल पहले मैं 36 लेता हूँ, 36 में 27 ऐड करते हैं, तो वो बोल रहा है कि जो नया नंबर आएगा ना उसमें डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब 3 की जगह 6 आ जाएगा और 6 की जगह 3 आ जाएगा। तो करके देखो ऐड, 7 और 6 कितना होता है 7 6 13, एक कैरी आया, 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6। देखो जब मैंने 27 को 36 में ऐड करा तो नंबर इंटरचेंज हो गए ना, देखो 6 3 की जगह क्या आ गया 6 और 6 की जगह क्या चला गया 3। इसका मतलब ऑप्शन जो है 36 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखो कितना सिंपल वे है, क्या आपको पूरे इक्वेशन सॉल्व करनी है, नहीं करनी है, ऑप्शन की हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे। जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको ऑप्शंस में ही अप्लाई करना है और क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से नहीं समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने सेम इसी तरह से डाला हुआ स्टेटमेंट वाला, इसको भी मैं ऑप्शन की हेल्प से करवाऊंगा, क्योंकि इसको सिंपली आपको बहुत से टीचर्स ने ऑलरेडी बताया, अगर आपने भी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है किस तरह से इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पर मैं इक्वेशन नहीं बनाऊंगा। क्वेश्चन क्या कहता है, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के बाद फादर की एज जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी सन की एज के। ठीक है, आज के 5 साल के बाद फादर की एज जो है वो 3 टाइम हो जाएगी बेटे की एज से, वाइल 5 ईयर्स अगो। बट अगर हम 5 साल पहले की बात करते हैं तो फादर जो है वो 7 टाइम ओल्ड थे अपने बेटे के। हमें बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है फादर और सन की। ठीक है, एक तो क्वेश्चन है, आप इसकी इक्वेशन बनाओ जिस तरह से मैं पहले इक्वेशन बना के बताई, इस तरह से इक्वेशन बना के सॉल्व करो। दूसरा है सीधा ऑप्शन में चलो, देखो पहले ऑप्शन में ही चलते हैं। पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि फादर की एज है प्रेजेंट 40, फादर की प्रेजेंट एज बोल रहा है 40 है, और सन की कितनी है 10 है प्रेजेंट एज। ठीक है, देखते हैं ये सही है या गलत है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी 45, और सन की एज कितनी हो जाएगी 15। 5 साल के बाद तो 5 एज बढ़ेगी, तो इसकी 45 होगी और इसकी 15 होगी। ठीक है, फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 5 साल के बाद फादर की एज जो है सन की एज के 3 गुना है। तो देखो 15 3 45 होता है कि नहीं होता है, 15 3 कितना होता है 45। तो यहां तक तो बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन है। ठीक है, अब कह रहा है वाइल 5 ईयर्स एगो, बट अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो अभी प्रेजेंट एज कितनी है 40, 5 साल पहले कितनी हुई होगी 35। ठीक है, और सन की अभी प्रेजेंट एज कितनी है 10, 5 साल कितनी हुई होगी पहले 5। अब कह रहा है, अब देखो, अब यहाँ पर देखो, वाइल 5 ईयर्स एगो फादर वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज ए सन, फादर 7 गुना ज्यादा है।
तो देखो 5 7 35 होता है कि नहीं होता है, 5 7 35 होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट जब ये ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब फादर की प्रेजेंट एज 40 है और सन की प्रेजेंट एज कितनी है, 10 है। ठीक है, एक तो इतना लेंदी मेथड होता है कि अगर आप क्या करते हैं, आप पहले इक्वेशन बनाते, फादर की एज एक इक्वेशन 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ की बनाते, एक 5 ईयर्स एगो की बनाते, फिर उसको सॉल्व करते, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन इतना लंबा करके एक्स वाई की वैल्यू निकालते। इससे बेस्ट मेथड मैंने आपको क्या बताया, आपने सिंपली क्या किया, ऑप्शन एक उठाया प्रेजेंट एज वाला, 40 आज की उम्र है तो 5 साल के बाद कितनी होगी 45, सन की कितनी होगी 15, तो वही कह रहा है 5 साल के बाद फादर की एज जो है 3 गुना है बच्चे की एज, बच्चे की एज 15 है तो 3 गुना ही है ना, 15 3 गुना कितना होता है 45 ही होता है। अब कह रहा है कि 5 साल पहले, तो अभी 40 है तो 5 साल पहले कितनी हुई होगी फादर की 35, बच्चे की अभी 10 है तो 5 साल पहले कितनी होगी 5, तो वही कह रहा है 5 साल पहले फादर की एज 7 गुना है, तो 5 7 से कितना होता है 35, तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है आपके पास करेक्ट है, इसका आंसर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फादर की एज जो है वो होगी 40 और सन की एज कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो देखो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है, हमें क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना है, अगर हमारे पास ऑप्शन की हेल्प से हमें उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसको इतना लेंथी नहीं लेना। मेनली इसमें इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का कंसेप्ट है, ग्राफिकली उनको क्या बोलते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं टेलीग्राम में भी दे दूंगा, आप उनको भी प्रैक्टिस कर लेना। इसकी पीडीएफ में मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड जनरल साइंस के ऑलरेडी लेक्चर ले आए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट और पढ़ाने का वे पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और नेक्स्ट लेक्चर जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेट्स में ले आऊँगा, और किसी भी तरह से अगर आपको कुछ चाहिए और डिमांड है आपकी कि आप इस तरह के लेक्चर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, उसी के बेसिस में हम आपके लेक्चर जो है वो फ्रेम करते हैं, और जो ज़्यादा डिमांड होती है उसके रिलेटेड हम लेक्चर लाएंगे। बाकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड सभी टॉपिक जितने भी सिलेबस में मेंशन है सबके रिलेटेड हमने एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन लाने, और मॉक भी आपको बहुत जल्दी हम प्रोवाइड करेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, और मॉक के बारे में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।